नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये सारे प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप उत्तर प्रदेश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे प्रश्न को। तो भारतीय संविधान में हमारे 8 अनुसूचियां, पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान में वर्तमान समय तो वर्तमान समय में जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें 12 अनुसूची है। कितनी? 12 अनुसूची है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब 12 अनुसूची है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, अगर आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो मूल संविधान में जो है 8 अनुसूची थी। कितनी? 8 अनुसूची थी। अलग अलग समय पे अलग अलग अनुसूचियों को जोड़ा गया। वर्तमान समय अब हो गई है बढ़कर के 12 अनुसूची। और किस अनुसूची को कब जोड़ा गया, आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, मूल संविधान में तो 8 अनुसूची, फिर 9वीं अनुसूची जुड़ी, तो इसके किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, और पहला संविधान संशोधन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ये किससे संबंधित था, तो ये भूमि सुधार से संबंधित था। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक। अगर आपसे पूछे कि 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में कब जोड़ी गई, तो इसके लिए होता है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। कब? 1985 में। और ये दल बदल कानून था। क्या था? दल बदल कानून था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्या था? दल बदल कानून था। उसके अलावा अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई हमारे संविधान में। तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे कि संविधान में हमारी 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसके लिए होता है 73वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन लागू 1993 में हुआ था। कब लागू हुआ था? 1993 में। और ये किससे संबंधित था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है 11वां और 12वां अनुसूची जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको, यदि आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देखिए, तो 11वीं अनुसूची बोले तो 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके तहत जोड़ा गया हमारे संविधान में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 11वीं अनुसूची आखिर है क्या, तो ये है आपका पंचायती राज। 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायती राज है। ठीक, इसमें किस चीज का प्रावधान है? तो इसमें पंचायती राज का प्रावधान है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज को कार्य करने के लिए विषय कितने दिए गए हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पंचायती राज को कार्य करने के लिए 29 विषय, ये बात आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 29 विषय दिए गए। अगर आपसे पूछे कि 12वीं अनुसूची में किस चीज का प्रावधान है, तो 12वीं अनुसूची को संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो इसके लिए किया गया था 74वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1992 में। ये भी 1992 में ही हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1993 में। और ये किस चीज से संबंधित है, तो ये आपका नगर पालिका से संबंधित है। किसे? नगर पालिका से संबंधित है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और नगर पालिका को कार्य करने के लिए अगर आपसे पूछे कि कितने विषय दिए गए हैं, तो नगर पालिका को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। इतनी महत्वपूर्ण बातें पहले प्रश्न से आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में हमारे 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अलग अलग समय पे अलग अलग अनुसूचियों को जोड़ा गया। अब वर्तमान समय हमारे संविधान में कुल हो चुकी हैं 12 अनुसूची। तो देखिए, 9वां संविधान संशोधन, 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, और ये किससे संबंधित था? ये भूमि सुधार से संबंधित है। उसके बाद 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, और ये किससे संबंधित है? ये दल बदल कानून है। क्या है? दल बदल
कानून है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और ये पंचायती राज है और इसमें कार्य करने के लिए विषय कितने दिए गए? 29 विषय दिए गए। अगर 12वीं अनुसूची की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 के द्वारा जोड़ा गया और ये नगर पालिका से संबंधित है और इसमें नगर पालिका को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न हमारा कि पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पन्ना की खान जो है ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि पन्ना की खान स्थित कहां पे है तो यहाँ पे पन्ना की खान के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेंगे। अगर आपसे पूछे कि पन्ना की खान जो है आपका किस राज्य में स्थित है तो स्थिति की बात करें पन्ना की खान ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है पन्ना की खान। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की राजधानी बता दीजिए तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। क्या है? भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का 53 नंबर का जिला अभी बना है 53वां जिला तो कौन बना है? तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज बना है। कौन सा जिला? मऊगंज बना है मध्य प्रदेश का 53वां जिला। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क हैं। अगर आपसे पूछे अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कूनो नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि पन्ना नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? पन्ना नेशनल पार्क कहां पे है? मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि कान्हा नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? तो ये भी आपके मध्य प्रदेश में। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि पेंच नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? पेंच नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? तो ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नेशनल पार्क है? अगर आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है या फिर नेशनल पार्क इसे भी बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखिए कह रहा है कि पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना की खान जो हमारी है वो एक तो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि पन्ना की खान स्थित कहां पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब यहां से क्या क्या हम लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पे है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। कहां है? भोपाल। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना है तो मऊगंज बना है मध्य प्रदेश का 53वां जिला। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो ज्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपसे पूछे कि कूनो नेशनल पार्क कहां पे है? मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क कहां पे है? मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल पार्क कहां पे है? पेंच नेशनल पार्क के बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे, पेंच नेशनल पार्क आपको महाराष्ट्र राज्य में भी मिलेगा। तो ये महाराष्ट्र में भी है और पन्ना जो पेंच नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में भी है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ठीक, अब बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नेशनल पार्क है तो मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक नेशनल पार्क है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वन वाला राज्य जो है वो अपना मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन किस राज्य में है तो यहाँ पे लिखा हुआ सर्वाधिक वन किस राज्य में है तो आप लोग ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन है। कहां पे? मध्य प्रदेश राज्य में। अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन तो भी मध्य प्रदेश के राज्य में है। अब हमने बताया सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान तो भी आपके मध्य प्रदेश में राज्य में ही है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन या फिर सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य, अगर उसके अलावा अगर बात करें कि टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं? टाइगर यहाँ पे सही से लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि टाइगर भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट बोलते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था तो भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट आया था वो 1973 में आया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहते हैं, सोया प्रदेश किस राज्य को कहते हैं तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। और मध्य प्रदेश के बारे में एक और बात याद रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, भारत का हृदय किसे कहा जाता है या फिर भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है तो भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, तो भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत का जो सबसे बड़ा अखबार का कारखाना है, भारत का सबसे बड़ा अखबार का जो कारखाना है वो पूछा जाता है कि कहां पे स्थित है। तो भारत का जो सबसे बड़ा अखबार का कारखाना है
वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? सबसे बड़ा अखबार का जो कारखाना है वो नेपा नगर, और नेपा नगर कहाँ पे स्थित है? वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, नेपा नगर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भारत का सबसे बड़ा कारखाना बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश को। उसके अलावा टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1973 में आया था। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। भारत का हृदय स्थल किसे बोलते हैं? तो वो भी आपके मध्य प्रदेश राज्य को बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा अखबार का कारखाना किस राज्य में है, तो नेपा नगर में भारत का सबसे बड़ा अखबार का कारखाना है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए, और हमारे साथ जुड़ जाइए अपने जीएस की तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नील नदी का उपहार किस देश को कहते हैं? तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये नील नदी के बारे में और वर्ल्ड जियोग्राफी से ये प्रश्न है। ठीक, अब बात करते हैं नील नदी का उपहार किस देश को कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं नील नदी का वरदान। किसको कहते हैं? मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यहीं पे मिस्र की राजधानी बता दीजिए, मिस्र की अगर आपसे पूछे कि राजधानियां देश आए तो उसकी राजधानी जरूर आप लोग ध्यान रखते चलेंगे, क्योंकि इसी तरह से आपको सारी राजधानियां, सारे राज्यों का जो राजधानी है सब याद हो जाएगा। तो मिस्र की राजधानी कहाँ पे है? काहिरा है। अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसी नील नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे। अब नील नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि नील नदी की लंबाई कितनी है, अगर आपसे पूछे नील नदी की लंबाई कितनी है, तो 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 6650 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि नील नदी का उद्गम कहां से होता है, नील नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ये विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। कहां से? नील नदी का जो उद्गम है विक्टोरिया झील। अब विक्टोरिया झील कहां पे है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो अफ्रीका महाद्वीप के विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। अगर आपसे पूछे विक्टोरिया झील कहां पे है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, और जबकि नील नदी कहां की है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप की है आपकी। ठीक, उसके बाद नील नदी के बारे में बात कर लेंगे। तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक, आगे बात करेंगे। अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछे तो आगे हम उस प्रश्न के बारे में बात करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपसे पूछे कि आसवान बांध किस नदी पे स्थित है, आसवान बांध जो है वो नील नदी पे ही बनाया गया है। आसवान बांध अगर आपसे पूछे किस नदी पे है, तो वो नील नदी पे ही बनाया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आसवान बांध किस नदी पे स्थित है? नील नदी पे स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे खार्तूम और काहिरा, खार्तूम एंड काहिरा ये किस नदी के किनारे से है? काहिरा भी हमने बताया कि मिस्र की राजधानी है। तो खार्तूम और काहिरा ये नील नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? नील नदी के किनारे स्थित है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, नील नदी के किनारे स्थित है। अब बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं कि नील नदी अपना मुहाना कहां पे बनाती है। अगर वहीं आपसे पूछे, यहां पे लिख लीजिए, अगर आपसे पूछे कि नील नदी अपना मुहाना कहां पे बनाती है, तो ये भूमध्य सागर में आगे जाकर के भूमध्य सागर में मिल जाती है। ठीक, भूमध्य सागर में ये आगे जाके मिल जाती है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से रिवीजन करेंगे सारे प्रश्नों का। नील नदी का उपहार किस देश को कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं नील नदी का उपहार। अगर आपसे पूछे कि मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा है मिस्र की राजधानी। उसके अलावा हम नील नदी के बारे में बात करेंगे कि नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की ये सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछे कि नील नदी का उद्गम कहां से होता है, तो विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की झील है। अगर आपसे पूछे कि आसवान बांध कहां पे स्थित है, तो ये नील नदी पे बनाया गया है। आसवान बांध नील नदी पे बनाया गया है। खार्तूम
खार्तूम और काहिरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो नील नदी के किनारे स्थित है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछ ले तो आप लोग क्या बताएंगे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी। अगर आपसे पूछे कि अमेजन की लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे ये बहती है तो ये दक्षिणी अमेरिका की नदी है। कहाँ की? दक्षिणी अमेरिका में बहने वाली नदी है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में, जो कि आपके 6400 किलोमीटर लंबाई है। अगर आपसे पूछे कि अमेजन नदी के बारे में तो आपसे क्या पूछ सकता है? अगर आपसे पूछे इसका उद्गम कहाँ से होता है तो इसका उद्गम जो है एंडीज पर्वत से होता है। कहाँ से? एंडीज पर्वत है, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची सबसे लंबी पर्वत है। विश्व की ये सबसे लंबी पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। अब बात कर लेते हैं कुछ नदियों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी, अगर आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में बताइए, तो सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? गंगा नदी है। अगर भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। कौन सी? गंगा नदी। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। कितनी? 2525 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो यहीं पे आप लोग नोट कर लेंगे 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। अगर वहीं आपसे पूछे कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, भारत में जो बहती है, सिंध भारत से होकर जाती है, वैसे तो 3 देशों में बहती है। सिंधु नदी की अगर आपसे लंबाई पूछे तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी? 2880 किलोमीटर। बाकी गूगल पे आप लोग चेक करेंगे तो 3200 किलोमीटर के समथिंग दिखाएगा। अगर आपसे पूछ ले, इन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी। लंबाई कितनी है इसकी? 6400 किलोमीटर। कितनी? 6400 किलोमीटर है, जो कि दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी है। अगर आपसे पूछे कि अमेजन नदी का उद्गम कहां से होता है? एंडीज पर्वत से होता है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि भारत से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तब ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा और ये 2900 किलोमीटर लंबाई है। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर और उद्गम मानसरोवर के पास से सिनकोबाव झील से, सिनकोबाव ग्लेशियर से, हिमानी से होता है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो हमारा प्रश्न अगला है, कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान और जय किसान का नारा जो है, केवल जय जवान और जय किसान 2 टर्म है, केवल 2 टर्म में पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने? लाल बहादुर, यहाँ पे नोट करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगर आपसे पूछे फिर आगे आकर के इसमें जय जवान जय किसान के साथ में जय विज्ञान शब्द किसने जोड़ा था? जय विज्ञान शब्द किसने जोड़ा था? तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे चल करके इसमें जय विज्ञान शब्द भी जोड़ दिया। तो यहां पे आप लोग नोट करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी ने, किसने जोड़ा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था। अब बात कर लेते, तो ये आगे चल के ये नारा क्या हो गया? तो ये नारा हो गया जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो अगर आपसे पूछे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो आप लोग बताएंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। आगे चल करके इसमें एक शब्द और जोड़ दिए, एक टर्म जय अनुसंधान शब्द भी इसमें जुड़ा। और जय अनुसंधान शब्द इसमें कौन जोड़ा था? तो इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा था। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा था। अब जाकर के ये नारा क्या बन चुका है? अब जाकर के ये नारा बन चुका है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो अगर आपसे चारों टर्म मिला के पूछे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया, तो आप लोग बताएंगे किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी सी। अगर आपसे पूछे कि मेरी संसद यात्रा किसकी पुस्तक है, तो यहां पे नोट करेंगे आप लोग। अगर यहीं पे प्रश्न पूछे कि मेरी संसद यात्रा किसकी पुस्तक है, तो मेरी संसद यात्रा जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है। अगर आपसे पूछे कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया था, अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न इन्हें कब दिया गया, तो 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे हम लोग। तो देखिए जय विज्ञान जय किसान का नारा किसने दिया?
तो इसका नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान का नारा। अब फिर इसमें जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अगर आपसे पूछ ले तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। फिर जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा अगर आपसे पूछे किसने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मेरी संसद यात्रा किसकी पुस्तक है तो ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न 2015 में दिया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको जरूर जानना चाहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए भी यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपसे पूछे कि वास्को डी गामा भारत जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम क्या है, तो वास्को डी गामा भारत जिस जहाज से आया था उसका नाम है सैन गैब्रियल। कौन सा जहाज है? सैन गैब्रियल नामक जहाज से ये भारत आया था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सैन गैब्रियल नामक जहाज से भारत आया था। अब बात कर लेते हैं वास्को डी गामा के बारे में। अगर आपसे पूछे कि ये भारत कैसे आया था, मतलब किस रास्ते से होकर आया था, तो ये उत्तमाशा अंतरिक्ष से होकर आया था। किस अंतरिक्ष से? उत्तमाशा अंतरिक्ष से होकर के आया था। अब उत्तमाशा अंतरिक्ष अगर आपसे पूछे कहाँ पे पड़ता है तो ये अफ्रीका का दक्षिणी छोर को कहते हैं, अफ्रीका के दक्षिणी छोर को कहते हैं उत्तमाशा अंतरिक्ष, और इस रास्ते से होकर के वास्को डी गामा भारत आया था। अब वास्को डी गामा भारत आया तो ये उतरा कहाँ पे? तो ये भारत आकर के ये कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। अगर आपसे पूछे कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कहाँ का निवासी था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? पुर्तगाल का रहने वाला था। अगर आपसे पूछे कि ये कालीकट बंदरगाह पे उतरा तो वहां पे वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो इसका स्वागत राजा जमोरिन ने किया था। किसने? राजा जमोरिन ने किया था। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसका स्वागत राजा जमोरिन ने किया था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भारत आ करके वास्को डी गामा ने किस चीज की खोज की? तो देखिए कई एग्जाम में मिलता है कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा मिलता है, वहां पे ऑप्शन सही रहता है वास्को डी गामा। लेकिन भारत जब वास्को डी गामा आता है तो ये भारत एंड यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज करता है। किसके बीच में? भारत एंड यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज करता है। तो ये जवाब इसका सही हो जाएगा, भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज करता है। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, समुद्री मार्ग की खोज करता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से। तो देखिए एक बार फिर से सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि वास्को डी गामा जिस जहाज से भारत आया था उसका नाम क्या था? तो वास्को डी गामा जिस जहाज से भारत आया था उसका नाम था सैन गैब्रियल नामक जहाज था। कौन सा? सैन गैब्रियल इसका नाम था। अब बात कर लेते हैं भारत कैसे आया, तो उत्तमाशा अंतरिक्ष होके आया, समुद्री रास्ते से आया, उत्तमाशा अंतरिक्ष होके आया। अब भारत आकर कहाँ पे उतरा? तो कालीकट बंदरगाह पे उतरा, कालीकट बंदरगाह पे उतरा, इसे पत्तन भी बोलते हैं बंदरगाह को। और स्वागत इसका किसने किया? तो राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। और निवासी ये कहाँ का था वास्को डी गामा? तो पुर्तगाल का निवासी था। कब आया था? तो 1498 में आया था और यूरोप और भारत के बीच में इसने समुद्री मार्ग की खोज की। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ नाराओं से संबंधित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा अगर आपसे पूछे किसने दिया था तो भगत सिंह ने दिया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। अगर आपसे पूछे कि आराम हराम है का नारा किसने दिया? आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम हराम है का नारा। अगर आपसे पूछ ले कहीं वहीं पे कि मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? चलिए आप लोग बताइए कि मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मारो फिरंगी को नारा दिया था आपके मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को नारा दिया था, मंगल पांडे ने। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। महात्मा गांधी जी ने दिया। और किस आंदोलन में दिया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? तो 8 या 9 अगस्त 1942 को ये चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। अगर वही पूछे कि दिल्ली चलो का नारा, यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, अगर आपसे पूछे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा।
ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया। उसके अलावा मारो फिरंगी को नारा किसने दिया, मंगल पांडे ने दिया। और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। बात करते हैं घाना देश का पुराना नाम क्या है, तो घाना देश का जो है पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। क्या है घाना देश का, अगर आपसे पूछे कि पुराना नाम क्या है, तो गोल्ड कोस्ट है घाना देश का पुराना नाम। अगर आपसे पूछे कि घाना देश का जो है वो राजधानी कहाँ क्या है, तो घाना देश की राजधानी अक्रा है। क्या है यहाँ की राजधानी अक्रा। कुछ देशों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं या फिर राज्यों के बारे में और उसका पुराने नाम के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि म्यांमार की राजधानी, म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो म्यांमार का जो पुराना नाम है आप लोग जानते होंगे वर्मा है, और पुरानी राजधानी इसकी रंगून हुआ करती थी। अगर आपसे पूछ ले कि इराक का पुराना नाम क्या है, अगर आपसे पूछे कि इराक का पुराना नाम क्या है, तो मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया है इराक का पुराना नाम। क्या है इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है इराक का पुराना नाम। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि अरुणाचल प्रदेश का हमारे एक राज्य है जिसका नाम है क्या, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को जानते होंगे, राजधानी है ईटानगर। और अगर आपसे पूछे कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम है नेपा है। क्या है नेपा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। अगर आपसे वही पूछ ले कि असम का पुराना नाम, हमारे भारतीय राज्य असम का पुराना नाम क्या है, तो असम की राजधानी पूछे तो आप लोग दिसपुर बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि असम का पुराना नाम क्या है, तो कामरूप है असम का पुराना नाम। अगर राजधानी पूछे तो असम की राजधानी कहाँ पे है, दिसपुर है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं एक कंट्री और यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे जरूर, क्योंकि पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि श्रीलंका की पुराना नाम क्या है, श्रीलंका का पुराना नाम, तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। क्या है सिलोन। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन हम लोग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए घाना देश का पुराना नाम क्या है, तो घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। अगर आपसे पूछे कि घाना की राजधानी क्या है, तो अक्रा है घाना की राजधानी। और बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश हमारा राज्य है, राजधानी ईटानगर। अगर आपसे पूछे कि इसका पुराना नाम क्या है, तो नेपा है। इसका पुराना नाम क्या है, नेफा है, नेफा। अगर आपसे पूछे कि असम का पुराना नाम क्या है, तो कामरूप है असम का पुराना नाम, राजधानी है दिसपुर। अगर आपसे पूछे कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। अगर म्यांमार की पुराना नाम पूछे वर्मा, और इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि सापेक्षता की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये साइंस से प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान का ये प्रश्न है कि सापेक्षता की खोज किसने किया था। तो सापेक्षता की खोज यहीं पे लिख लीजिए। तो सापेक्षता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम है इनका, अल्बर्ट आइंस्टीन इनका नाम है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन्होंने सापेक्षता की खोज की थी। अब कुछ वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे और उनकी खोजों के बारे में बात करेंगे। अगर आपसे पूछे सापेक्षता के सिद्धांत, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर आपसे पूछ ले कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने, जॉन डाल्टन ने दिया था परमाणु सिद्धांत। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, तो बिग बैंग सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, बिग बैंग सिद्धांत ये आपके जॉर्ज लेमिनथियर ने दिया था। किसने, जॉर्ज लेमिनथियर ने दिया था। लेमिनथियर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया। अगर आपसे पूछे बिग बैंग सिद्धांत हो गया। अगर आपसे पूछे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये सिद्धांत देने वाले हैं कौन, हैरी हेंस ने। यहाँ पे पूरा लिखेंगे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेंस ने दिया था। किसने, हैरी हेंस ने। इसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। हैरी हेंस ने
दिया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक, तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे हम लोग। कह रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंथियर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था, जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? तो हैरी हेंस ने दिया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेंस ने दिया था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था परमाणु सिद्धांत। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला है। किससे है? तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ वाद्य यंत्रों की और उनके आविष्कारक या फिर वाद्य यंत्र और उनके बजाने वाले लोगों की बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि सितार और तबले के जनक किसे कहा जाता है? सितार एंड तबले का जनक किसे कहा जाता है? तो सितार और तबले के जनक के रूप में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसे? अमीर खुसरो को कहा जाता है सितार और तबले का जनक। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले जो आपका सितार और तबले का जनक, अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे नौटंकी का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा होता है? नौटंकी का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो नौटंकी का जो है मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें तो वो तबला होता है। क्या होता है? तबला। तबला बजाया जाता है नौटंकी में। आप लोग अगर नौटंकी देखे होंगे तो उसमें आप लोग जानते होंगे, मैं तो नहीं देखा। तो वाद्य यंत्र क्या होता है? तबला। नौटंकी का मुख्य वाद्य यंत्र क्या होता है? तबला, जो कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात कर लेते हैं कुछ वाद्य यंत्रों की और उनके वादकों की। अगर आपसे पूछे कि रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो रविशंकर के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सितार। अगर आपसे पूछे कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये शहनाई से संबंधित है। किससे संबंधित है? शहनाई से संबंधित है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला से है। सितार एंड तबले का जनक किसे कहा जाता है? तो सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। और नौटंकी का मुख्य वाद्य यंत्र क्या होता है? तबला होता है। रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो रविशंकर का जो संबंध है वो सितार से है। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से। किससे? शहनाई से है बिस्मिल्लाह खां का संबंध। यहाँ पे फिर से लिख लेंगे, शहनाई से है बिस्मिल्लाह खां का संबंध। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज, बढ़िया प्रश्न है ये, कि अमेरिका की खोज किसने किया था? आप लोगों को पता भी होगा कि अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने। अब कब किया था? तो ये आपके अमेरिका की खोज ये 1492 में किया था। कब? 1492 में। अमेरिका में जब कोलंबस घुसा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न अमेरिका से लिख लेंगे। तो अमेरिका में जब कोलंबस गया तो यहाँ के लोग, यहाँ पे अमेरिका को इसने क्या कहा? तो यहाँ पे गया और अमेरिका को इसने नई दुनिया कह के संबोधित किया। क्या कहा इसे? अमेरिका को इसने नई दुनिया कहा। और अमेरिका के लोगों को ये पूछा जाता है इसने क्या कह के संबोधित किया था? अमेरिका के लोगों को ये क्या कहा था? तो अमेरिका के लोगों को ये रेड इंडियन कहा था। क्या कहा था? रेड इंडियन कहा था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अमेरिका के लोगों को ये रेड इंडियन कहा था। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के बारे में कुछ बात कर लेंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। क्या है? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, इन्हीं के नाम पे अमेरिका की राजधानी क्या पड़ी थी? इन्हीं के नाम पे अमेरिका की राजधानी पड़ी है। क्या पड़ी है? इन्हीं के नाम पे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्हीं के नाम पे राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है,
अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग इन प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज करने वाले कौन है? कोलंबस ने किया था अमेरिका की खोज। किसने किया था? कोलंबस ने किया था अमेरिका की खोज, और 1492 में किया था। उसके बाद अमेरिका को इसने क्या कहा था? तो अमेरिका को ये आया और अमेरिका को देखा, अमेरिका को नई दुनिया का क्या संबोधित किया, और यहाँ के लोगों को इसने रेड इंडियन कहा। क्या कहा? रेड इंडियन कहा। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हुए थे जॉर्ज वाशिंगटन, और अमेरिका की राजधानी इन्हीं के नाम पे वाशिंगटन डीसी है। क्या है? इन्हीं के नाम पे वाशिंगटन डीसी है। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश था। तो संविधान बनाने और अपनाने वाला जो पहला देश था उसका क्या नाम है? अमेरिका नाम है। क्या है? अमेरिका जो है संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश था। ठीक, ये बात कर लेते हैं। अब अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछ ले कि येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये पार्क जो है अमेरिका में स्थित है। अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न कि अमेरिका यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि अमेरिका का सीमा भी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका एंड उल्टा पूछ रहे हैं। देखिए, अमेरिका एंड कनाडा के बीच में कौन सी रेखा सीमा बनाती है? अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा बनाती है। कौन सी? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा बनाती है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे यहाँ पे एक प्रश्न और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच में, अमेरिका के उत्तर में कनाडा देश है, अमेरिका के उत्तर में कनाडा देश है, उत्तरी महाद्वीप में अमेरिका के उत्तर में कनाडा देश है, और अमेरिका के दक्षिण में कौन सा देश है? मैक्सिको। कौन सा देश है? मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। और ये पूछा जाता है अमेरिका एंड मैक्सिको के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा, मैक्सिको के बीच सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है? तो इसके बीच में सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी। कौन सी नदी बनाती है? रियो ग्रांडे नदी इसके बीच में सीमा बनाती है। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ इस प्रश्न से याद रखेंगे। तो देख लीजिए, एक बार फिर से सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो अमेरिका था संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश। उसके अलावा येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये अमेरिका में ही स्थित है। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है? अमेरिका में है। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश बनाती है। कौन सी? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बनाती है। ठीक, और अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? तो वंदे मातरम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वंदे मातरम क्या है? हमारा ये राष्ट्रगीत है। क्या है? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसे सबसे पहले कहाँ गाया गया था वंदे मातरम को? तो सबसे पहले पूछे कब गाया गया था? तो 1896 में। और कहाँ गाया गया था? कलकत्ता के अधिवेशन में। कहाँ गाया गया था? तो 1896 में सबसे पहले गाया गया था, और कलकत्ता के अधिवेशन में ये गाया गया था। कहाँ के? कलकत्ता के अधिवेशन में। अब बात कर लेते हैं 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1896 में किसने किया था? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। किसने? रहीमतुल्लाह, यहाँ पे लिखेंगे रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता किए थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे राष्ट्रगान के बारे में। अगर आपसे पूछे कि वंदे मातरम जो है वो लिया कहाँ से गया है? वंदे मातरम अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आनंद मठ से लिया गया। कहाँ से? आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया। और आनंद मठ के लेखक कौन है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी।
बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। अगर आपसे पूछे कि इसे अपनाया कब गया था भारतीय संविधान के द्वारा, तो इसे जो है वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था भारतीय संविधान के द्वारा। तो देख लेते हैं वंदे मातरम को सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था। तो वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने किए थे। इसकी अध्यक्षता किसने? रहीमतुल्लाह सयानी ने। अब बात कर लेते हैं हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, तो राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। लिया कहां से गया है? आनंद मठ से। और आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और हमारा राष्ट्रीय गान संविधान सभा के द्वारा अपनाया कब गया था? तो 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके हर एग्जाम के लिए जीएसटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जीएसटी से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके सामान्य ज्ञान की दृष्टि से, स्टैटिक जीके की दृष्टि से, आपको किसी भी परीक्षा में, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जीएसटी का पूर्ण अर्थ क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। तो जीएसटी का पूर्ण अर्थ होता है गुड्स। तो जीएसटी का पूर्ण अर्थ क्या होता है, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है इसका पूर्ण अर्थ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पूर्ण अर्थ होता है। अब बात कर लेते हैं जीएसटी के बारे में। अगर आपसे पूछे कि भारत में जीएसटी विधेयक कब आया था, भारत में जीएसटी विधेयक कब आया था, तो 2016 में आया था। कब आया था? तो 2016 में आया था। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे जीएसटी को किस समिति की सिफारिश पे जीएसटी आया था, किस समिति की सिफारिश पे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विजय केलिकर समिति के सिफारिश पे। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान में संशोधन किया गया, तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया 101वां संविधान संशोधन। और 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, जीएसटी से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी को लागू सबसे पहले कहां पे हुआ, लागू सबसे पहले कौन सा राज्य किया, तो सबसे पहले असम राज्य ने लागू किया था। अगर आपसे पूछे असम ने जीएसटी को कब लागू किया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 2017 में सबसे पहले जीएसटी भारत में असम राज्य ने लागू किया। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी किस अनुच्छेद का विषय है, तो जीएसटी का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 279 के ए में जीएसटी का प्रावधान है। कितने? अनुच्छेद 279 के ए में। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखिए जीएसटी का पूर्ण अर्थ क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का पूर्ण अर्थ। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पूर्ण अर्थ होता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में जीएसटी विधेयक कब आया था, तो जीएसटी विधेयक को कब लाया गया? 2016 में। अगर आपसे पूछे कि किस समिति के सिफारिश पे जीएसटी को लाया गया, तो विजय केलिकर समिति के सिफारिश पे जीएसटी को लाया गया। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था, तो इसके तहत संविधान में जीएसटी को जोड़ा गया। अब बात करते हैं जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बना था? असम। और लागू कब हुआ था भारत में जीएसटी, तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। और किस अनुच्छेद में है, तो 279 के ए में जीएसटी को रखा गया है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, उनसे कहिए कि इस वीडियो के बारे में बताइए और उनसे शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। पीडीएफ चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाकर के टेलीग्राम पे पीडीएफ पा सकते हैं। क्रम में हम लोग अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों में जो हरा रंग मौजूद होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं पत्तियों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, पत्तियों का मुख्य कार्य बताइए आप लोग क्या होता है, तो पत्तियों का 3 मुख्य कार्य आप लोग ध्यान रखेंगे। ये प्रकाश संश्लेषण करता है,
प्रकाश संश्लेषण जो है वो पत्तियों की मदद के द्वारा ही करते हैं। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों की मदद के द्वारा, उसके बाद पत्तियों के द्वारा जो पौधे होते हैं वो श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? पत्तियों के द्वारा ही श्वसन क्रिया करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और पत्तियों के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वाष्पोत्सर्जन पौधे जो है पत्तियों के द्वारा करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग दो चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पौधों में जाइलम क्या काम करता है और पौधों में जो है फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम और जाइलम के बारे में ध्यान रखेंगे। तो जाइलम जो है पौधों के सभी भागों में जल का परिवहन करता है। क्या करता है? जल का ये परिवहन करता है, पौधों के सभी भागों में जल का परिवहन करता है। और अगर आपसे पूछे कि फ्लोएम क्या काम करता है, तो पौधों के सभी भागों में ये आहार का परिवहन करता है। क्या करता है? आहार का परिवहन करता है। और परिवहन का क्या मतलब हुआ? तो पौधों के सभी भागों में आहार को पहुंचाना ही क्या कहलाता है? आहार का परिवहन कहलाता है। ठीक, तो ये कौन करता है? ये फ्लोएम करता है। तो इतनी बातें यहाँ से इस प्रश्न से आप लोग ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों में मौजूद हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं पत्तियां। उसके बाद श्वसन क्रिया, पौधे अपने श्वसन क्रिया पत्तियों के द्वारा ही करते हैं। उसके अलावा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे पत्तियों के द्वारा ही करते हैं, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। अब बात कर लेते हैं जाइलम क्या काम करते हैं। तो इसमें जल का परिवहन करते हैं जाइलम पौधों में, और फ्लोएम क्या काम करते हैं? ये आहार का परिवहन करते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन पक्षी शांति का प्रतीक है? तो शांति का जो प्रतीक है पक्षी, उसका नाम क्या है? कबूतर। कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक होता है। अब कबूतर के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि कबूतर के बारे में, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है, अगर आपसे पूछे कि कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कोलंबा लिविया होता है कबूतर का वैज्ञानिक नाम। क्या है? कोलंबा लिविया होता है कबूतर का वैज्ञानिक नाम। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कबूतर के बारे में, तो अगर आपसे पूछे कि इसकी प्रवृत्ति कैसी होती कबूतर की, तो कबूतर की प्रवृत्ति सामाजिक होती। कैसी होती है? सामाजिक प्रवृत्ति की होते हैं कबूतर। ज्यादा किसी का नुकसान नहीं करते हैं, ये एक जैसे लगता है सभ्यता के साथ रहते हैं। अब कुछ पक्षियों के बारे में देख लेते हैं, विश्व के छोटे बड़े पक्षियों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी है उसका नाम है हीमिंग बर्ड। क्या नाम है? हीमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी क्या होता है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। क्या होता है? शुतुरमुर्ग है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। और अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। क्या है हमारा राष्ट्रीय पक्षी? मोर। इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है। तो शांति का प्रतीक पक्षी का नाम है कबूतर। कबूतर शांति का प्रतीक है। ठीक, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कबूतर का वैज्ञानिक नाम कोलंबा लिविया है। क्या है? कबूतर का वैज्ञानिक नाम कोलंबा लिविया। और कबूतर की प्रकृति कैसी होती है? तो कबूतर एक सामाजिक पक्षी होता है, सामाजिक प्रकृति का होता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी क्या है, तो हीमिंग बर्ड है विश्व का सबसे छोटा पक्षी। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। बात कर लेते हैं कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो नमक का रासायनिक नाम पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जाएगा। तो ये है तो केमिस्ट्री का प्रश्न और साइंस से प्रश्न है ये। तो सोडियम क्लोराइड होता है नमक का रासायनिक नाम। क्या है? सोडियम क्लोराइड है नमक का रासायनिक नाम। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और फार्मूला पूछे तो NaCl होता है। इसका फार्मूला क्या है नमक का? तो NaCl आपको बहुत पहले से याद है, मुझे पता है। अब बात कर लेते हैं, अगर क्या प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादा कि अगर जल में आप नमक मिलाते हैं, जल में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक और गलनांक में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ये पूछा जाए कि क्वथनांक क्या होगा
और अगर आपसे पूछे कि गलनांक में क्या प्रभाव पड़ेगा तो क्वथनांक जो है वो बढ़ेगा। क्या होगा? क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बढ़ेगा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जहां 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना था वो 100 से पार 100 प्लस 104, 105, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये उबलेगा। और गलनांक में क्या प्रभाव आएगा? गलनांक घटेगा। जहां बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमने लगता है, जम जाता है, और वहां क्या होगा? कुछ कम पे ही जमने लगेगा। इसी वजह से बर्फ वगैरह की फैक्ट्रियों में जहां बर्फ के सिल्ले बनाए जाते हैं उन सब जगहों पे गलाने के लिए से, या फिर आप फ्रिज में कभी किसी चीज का या फिर पानी जमाते हैं या फिर दूध रख के जमाते हैं, कुछ बनाते हैं बर्फ वगैरह, तो उसमें आप थोड़ी सी चीनी मिलाते हैं तो वहां पे जमने में थोड़ी सी ज्यादा सहायक होती है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ चीजों के बारे में। नमक आया है। अगर आपसे पूछे कि नमक का भारत में, अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे भारत में नमक का निर्माण कहाँ पे होता है? तो भारत में अगर आपसे पूछे कि नमक का निर्माण कहाँ पे होता है तो सांभर झील में होता है। सांभर झील। और सांभर झील कहाँ पे पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे? राजस्थान में। यहाँ पे नमक का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम है। और इसका सूत्र क्या होता है? फार्मूला अगर आपसे पूछे तो इसका फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, N2O होता है। क्या होता है? NO2 नहीं होता, N2O होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से इस प्रश्न को रिवीजन करेंगे कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। क्या है रासायनिक नाम? सोडियम क्लोराइड है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि नमक का निर्माण कहाँ पे होता है भारत में, तो नमक का निर्माण जो है सांभर झील राजस्थान में होता है। सांभर झील राजस्थान में। अगर आपसे पूछ ले कि पे हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है, जिसका फार्मूला क्या होता है? N2O होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप जल में नमक मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक और गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके क्वथनांक जो है वो बढ़ने लगेगा और गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गलनांक जो है वो घटने लगेगा। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि पिएट्रा ड्यूरा तकनीकी किस स्मारक में पाई जाती है, और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये आपके हिस्ट्री से संबंधित, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे स्मारकों से संबंधित वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पिएट्रा ड्यूरा जो तकनीकी है वो आपके ताजमहल में पाई जाती है। कहाँ पे? वो पाई जाती है ताजमहल में। ठीक, पिएट्रा ड्यूरा तकनीक क्या होती है, जो वहां पे डिजाइन बनाए जाते हैं पत्थरों में, उसको काट काट के पत्थरों में डिजाइन बनाए जाते हैं, वहां पे शाही डिजाइन बनाए जाते हैं, वो है आपका पिएट्रा ड्यूरा तकनीकी और वो ताजमहल में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं ताजमहल के बारे में। यहाँ पे ताजमहल, अब यहाँ पे हम लोग ताजमहल के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि ताजमहल का निर्माण कहाँ किसने करवाया था, स्थित कहाँ पे है, क्यों करवाया था, तो ताजमहल के निर्माण की बात करें तो इसे शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगर आपसे पूछे कि ताजमहल स्थित कहाँ पे है, तो ताजमहल स्थित की बात करें ये आगरा में स्थित है। कहाँ पे? आगरा में स्थित है और उत्तर प्रदेश जिले में, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक, आगरा में। अगर आपसे पूछे ताजमहल के बारे में तो किसकी याद में बनवाया था, तो इन्होंने किसकी याद में ताजमहल बनवाया था, तो शाहजहां ने ये अपने पत्नी का क्या नाम है? मुमताज बेगम। तो पत्नी का क्या नाम है? मुमताज महल। इनकी पत्नी का क्या नाम है? मुमताज महल के नाम पर इसे बनवाया गया था। और ये अगर आपसे पूछे कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, हमारा जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे स्थित, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न छूट रहा है, अगर आपसे पूछ ले कि ताजमहल के, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, अगर आपसे पूछे कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, तो ताजमहल के वास्तुकार हैं अब्दुल हमीद लाहौरी।
कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी इसके वास्तुकार हैं, लाहौरी इसके वास्तुकार हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि पिएट्रा डुएरा तकनीकी किस स्मारक में पाई जाती है। तो पिएट्रा डुएरा तकनीकी जो है वो आपके ताजमहल में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगर आपसे पूछे कि ताजमहल स्थित कहाँ पे है, तो आगरा उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। अगर आपसे पूछे कि किसकी याद में करवाया गया था ताजमहल का निर्माण, तो इसे मुमताज महल के याद में शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां की पत्नी है मुमताज महल, इसकी याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। बात कर लेते हैं ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे है। ताजमहल के वास्तुकार कौन है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार हैं। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य प्रकार है। तो लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य का एक प्रकार है, ऐसे लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो लावड़ी जो कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। किस राज्य का है? महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि तमाशा कहाँ का लोक नृत्य, तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो भी महाराष्ट्र का ही है। कहाँ का है तमाशा पूछे तो वो भी महाराष्ट्र का है। अब कुछ राज्यों और उसके लोक नृत्य के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये कर्नाटक का है यक्षगान। अगर आपसे पूछ ले कि यक्षगान, अगर आपसे पूछे कि मणिपुरी कहाँ का लोक नृत्य है, मणिपुरी बताइए कहाँ का लोक नृत्य है, तो मणिपुरी लोक नृत्य जो है ये मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का लोक नृत्य। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, गिद्धा एंड भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, तो गिद्धा और भांगड़ा जो है ये आपके पंजाब राज्य का है। कहाँ का? पंजाब राज्य का। जबकि अगर आपसे पूछे कि स्वांग कहाँ का है, स्वांग लोक नृत्य कहाँ का है, तो स्वांग लोक नृत्य आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, ये हरियाणा का है। कहाँ का? हरियाणा का लोक नृत्य। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पिंडवानी इंपॉर्टेंट है, पिंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है। अगर आपसे पूछे पिंडवानी के अलावा छऊ भी पूछ ले, कहाँ का है छऊ, तो छऊ अभी हमारी नई शास्त्रीय नृत्य भी बनी है, वो कहाँ की है, वो छत्तीसगढ़ की है। तो पिंडवानी और छऊ दोनों ध्यान रखेंगे, दोनों छत्तीसगढ़ की है। तो एक बार फिर से सभी को रिवीजन करेंगे कि लावड़ी किस राज्य के लोक नृत्य का प्रकार है, तो लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य। कहाँ का? लावड़ी महाराष्ट्र। इसके अलावा तमाशा भी पूछ ले कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पिंडवानी कहाँ का है, तो वो आपके छत्तीसगढ़ में, और छऊ पूछ ले कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो भी आपके छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक में है। उसके अलावा मणिपुर आपसे कहाँ का है, तो ये मणिपुर का है, मणिपुरी जो है मणिपुर का है। और गिद्धा और भांगड़ा आप लोग याद रखेंगे, गिद्धा और भांगड़ा, भांगड़ा जब आप शादी में जाते हैं तो जो ढोल बजता है, ढोल नहीं वो भांगड़ा ही होता है, और उस पर आप लोग डांस करते हैं, वो जो नृत्य होता है वो भांगड़ा होता है। और वो कहाँ किस राज्य का है, पंजाब राज्य का है, वहीं से ये लिया गया है। अब बात करते हैं स्वांग कहाँ का है, तो हरियाणा का है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, और नदी से और जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, तो ये आपके अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी किस पहाड़ी से निकलती है, तो इंपॉर्टेंट है। तो नर्मदा नदी के बारे में यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक, नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ी अगर आपसे पूछ ले कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है अमरकंटक की पहाड़ी। अब बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की, यहाँ पे बात कर लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में। अगर आपसे पूछे कि ये प्रवाहित कहाँ पे होती है नर्मदा नदी, तो ये अपने भ्रंश घाटी में बहती है। कहाँ पे? नर्मदा नदी जो है वो अपने भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी अपने भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। नर्मदा नदी पे कुछ बांध बनाए गए हैं, तो कौन कौन से बांध नर्मदा नदी पे बनाए गए? बांध तो बहुत बनाए गए, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बनाया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो भी आपके नर्मदा नदी पे। अब कुछ जलप्रपात नर्मदा नदी पे स्थित हैं,
जलप्रपात के बारे में भी ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी पे बनाए गए हैं। तो जलप्रपात कौन कौन सा है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। धुआंधार जलप्रपात, अगर आपसे पूछे कि किस नदी पे बना हुआ है, धुआंधार जलप्रपात। इसके अलावा कपिल जलप्रपात कहाँ पे है, कपिल जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो ये सभी जलप्रपातें जो है नर्मदा नदी पे बनाया गया है। अब नर्मदा नदी की बात करें, अगर आपसे पूछ ले कि नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है तवा। अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। कितनी, 1312 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी जो है वो अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है, कि अपने मुहाना कहाँ पे बनाती है, तो ये जाके अपना मुहाना खंभात की खाड़ी में बनाती है। कहाँ पे, खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना, यानी कि वहीं पे जाकर के ये अपना जल गिराते हैं। खंभात की खाड़ी गुजरात साइड में है, गुजरात के पश्चिम में जो खाड़ी है वो खंभात की खाड़ी है और वहीं पे कच्छ की खाड़ी है। तो दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए, नर्मदा नदी किस पहाड़ी से निकलती है, तो ये प्रश्न है आपका, नर्मदा नदी किस पहाड़ी से निकलती है, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगर आपसे पूछे कि अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक, अब बात कर लेते हैं नर्मदा नदी प्रवाहित कहाँ पे होती है, तो ये भ्रंश घाटी में बहती है। अगर आपसे पूछे कि इस पर बांध कौन कौन से बनाए गए हैं, तो सरदार सरोवर बांध और इंदिरा सागर बांध इस पे बनाए गए। इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो धुआंधार जलप्रपात इस पे बनाया गया है, धुआंधार जलप्रपात। उसके बाद कपिल जलप्रपात नर्मदा नदी पे बनाया गया है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो नर्मदा की बहुत सारी सहायक हैं, लेकिन तवा आपसे पूछे किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की। अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। और अपने मुहाना कहाँ पे बनाती है, तो खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक, इतनी बातें आप लोग नर्मदा नदी के बारे में ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है, तो पुस्तक इंडिया जो 2020 है आपकी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पुस्तकों के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था। किसने, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ पुस्तकों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, एक दो बार नहीं, कई बार ये प्रश्न एग्जामों में पूछा गया है। और यहाँ पे जितने पुस्तक लिखेंगे वो सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ओरिजिन ऑफ जो स्पीसीज पुस्तक है उसके लेखक कौन है, इसके लेखक है चार्ल्स डार्विन। कौन है, चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे अगर आपसे पूछे कि इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी पुस्तक है, इंडिया, अगर आपसे पूछे कि इंडिया विंग्स फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है, तो इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है ये अबुल कलाम आजाद की है। ये अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। अबुल कलाम आजाद है, ना कि अब्दुल कलाम आजाद है। ठीक, तो ये अबुल, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि विंग्स इंडिया किसकी पुस्तक है, अगर आपसे पूछे कि विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, अगर आपसे पूछे कि विंग्स ऑफ फायर ये किसकी पुस्तक है, तो विंग्स ऑफ फायर अगर पूछे तो एपीजे अब्दुल कलाम की ये आत्मकथा है। क्या है, ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम की ये क्या है, आत्मकथा है। ठीक, आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, और जिसका होता है वही वो लिखता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आत्मकथा का मतलब यही होता है कि उसने अपने स्वयं हाथों से लिखा है। तो प्रश्न है कि पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई, तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसकी है, तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। अगर आपसे पूछे कि इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी पुस्तक है, तो ये अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। किसकी, अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। और विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो तमिलनाडु की नृत्य शैली क्या है प्रख्यात, तो वो आपके भरतनाट्यम है। क्या है, भरतनाट्यम है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भरतनाट्यम। ठीक, और भरतनाट्यम है ये आपके तमिलनाडु का
शास्त्रीय नृत्य। अब कुल शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बात कर लेंगे। अगर आपसे पूछे शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक, इतनी बातें आप लोग जान चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 9। सारे शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहीं पे जल्दी से। अगर आपसे पूछे कि मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, अगर आपसे पूछे कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है, और कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल के हैं। कहाँ के? केरल के। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो वो आपके आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ठीक। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। अब कुचिपुड़ी हो गया। अगर आपसे पूछे कुचिपुड़ी के अलावा अगर आपसे पूछे कि ओडिसी कहाँ का है, ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, तो ये है आपका उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कथक कहाँ का है, उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कथक, तो कथक के बारे में आप लोग बताएंगे ये उत्तर भारत का है, उत्तर भारत, या फिर ऑप्शन में कहीं कहीं यूपी भी मिल जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे, यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपसे पूछे कि मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है, मणिपुर का है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 अभी बच रहा है, सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया, तो ये शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, ये असम का है, असम राज्य का है। सत्रिया के अलावा अगर आपसे पूछ ले, सत्रिया के अलावा कौन सा बच रहा है यहाँ पे, छऊ कहाँ का है, तो ये छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है, ठीक। इतनी सारे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से सारे का रिवीजन करेंगे। देखिए, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन से है, तो भरतनाट्यम है। उसके अलावा मोहिनी अट्टम पूछ ले कहाँ का है, और कथकली, तो यहाँ पे 2 शास्त्रीय नृत्य हैं केरल में, वो कौन कौन से? मोहिनी अट्टम और कथकली। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। और ओडिसी कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। और कथक पूछे तो उत्तर भारत का है या फिर उत्तर प्रदेश का। और मणिपुरी पूछ ले तो मणिपुर का है मणिपुरी। उसके अलावा अगर आपसे छऊ पूछ ले तो छत्तीसगढ़ का है। और सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है, असम का। जबकि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। तो इस तरह से हमने आपको 9 शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया। अगला प्रश्न है, और इकोनॉमी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र किसी क्षेत्र को कहते हैं, किसे? कृषि को कहते हैं अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र। अब अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि यहीं पे, यहाँ पे लिखिए, अगर आपसे पूछे कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो ये तीनों बातें आप लोग बताएंगे, तीनों बातें बताएंगे, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को कृषि को कहा जाता है, कृषि। और कृषि में कौन कौन से लोग, क्या क्या चीज आते हैं, जैसे आपका हो गया पशुपालन हो गया, कृषि में आता है, पशुपालन हो गया। उसके बाद मत्स्य पालन हो गया, ये भी अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र में आता है। मत्स्य पालन हो गया अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र में। उसके अलावा खनन हो गया, ये भी अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र में आता है। मतलब तो प्राथमिक क्षेत्र से जितनी भी चीजें निकाली जाती हैं वो सभी आपके कृषि क्षेत्र से जितनी भी चीजें प्राप्त की जाती हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इसे निर्माण क्षेत्र बोलते हैं, निर्माण क्षेत्र। यानी कि आपको प्राथमिक क्षेत्र से जितने भी संसाधन मिलते हैं, जैसे कृषि से कोई संसाधन मिला, और जैसे कृषि से आप ले लीजिए दूध मिल गया आपको, तो दूध से हम लोग क्या बनाते हैं, उसे टॉफी बना दिए, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। पशुपालन से ही दूध मिलेगा। उसके अलावा किसी से जैसे गेहूं मिल गया, गेहूं से हम लोग क्या बना दिए, ब्रेड बना दिए, बिस्किट बना दिए, तो वो अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र में चला जाएगा। या फिर उसी को हम लोग और भी मॉडिफाई करके बेसन बना देते हैं, गेहूं से बना देते हैं, क्या बोलते हैं, मैदा। उसके बाद मत्स्य पालन से जितनी भी चीजें या फिर खनन से चीजें मिलती हैं और उसको मॉडिफाई करके हम लोग अलग अलग पार्ट ले जाके फैक्ट्रियों में बना देते हैं, तो वो सारी चीजें अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगी। और अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो तृतीय क्षेत्र को अर्थव्यवस्था को इसे सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को। अब सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, जैसे परिवहन हो गया, ये सेवा क्षेत्र में आएगा। होटल हो गया, सेवा क्षेत्र में आएगा।
इसके अलावा यातायात परिवहन हो गया, होटल हो गया, संचार में जितनी भी चीजें आती हैं, संचार में, टेलीकम्युनिकेशन में, वो सभी आपके परिवहन में आ गया। उसके बाद बैंकिंग ये सभी किस में आएंगे, बैंकिंग में ये सभी चीजें किस में आएंगी, वो अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र में आएंगी। होटल, स्कूल हो गया आपका, स्कूल, कोचिंग संस्थान, ये सभी अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र में आएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र को कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, जैसे पशुपालन हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सभी, रेशम कीट पालन हो गया, और फिर ये सभी चीजें क्या किस में आ जाएंगी, अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र में आ जाएंगी। और अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इसे निर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से जितनी भी वस्तुएं मिलती हैं उसको ला करके आप किसी फैक्ट्री में कुछ उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो सभी चीजें किस क्षेत्र में आ जाएंगी, अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र में आ जाएंगी। अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेवा क्षेत्र किसे बोलते हैं, किस क्षेत्र को बोलते हैं, या फिर ये पूछा जाता है कि तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं इसमें से। तो रिवर्स करके भी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और बात कर लेते हैं परिवहन के बारे में। तो सेवा क्षेत्र में परिवहन हो गया, होटल हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, स्कूल हो गया, ये सभी आपके किस में आएंगे, अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र में आएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में राज्यसभा में सबसे अधिक सीट है। तो राज्यसभा में सबसे अधिक सीट है उत्तर प्रदेश में। कहां पे, राज्यसभा में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में सीटें हैं। और कितने सीटें हैं, 31 सीटें हैं। अब वहां पे बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं। जो प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा में यहाँ पे कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में जो है वो विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में 100 सीटें हैं। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितनी सीटें हैं, अगर आपसे पूछे कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो इसमें 403 सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि राज्यसभा का गठन अनुच्छेद किसमें है, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में, तो राज्यसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 80 में है। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपके अनुच्छेद नंबर 81 में। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश से। तो देखिए किस राज्य में सबसे अधिक सीटें हैं, तो राज्यसभा की, तो सबसे अधिक सीटें राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से जाती हैं, 31 सीटें। अगर आपसे पूछे कि किस राज्य से सबसे अधिक राज्यसभा में लोकसभा की सीटें जाती हैं, तो लोकसभा की सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश से जाती हैं, और राज्यसभा से सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश से जाती हैं। और विधानसभा की सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है, और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा 100 सीटें हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का गठन, तो अनुच्छेद 80 में है। और अगर आपसे पूछे कि लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 81 में है। इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो किस राज्य में समान सिविल कोड लागू है, तो किस राज्य में समान सिविल कोड लागू है, तो ये लागू है आपका किस राज्य में, तो ये आपके गोवा राज्य में समान सिविल कोड लागू है। लेकिन अब कुछ दिन के बाद आप लोग पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में भी समान सिविल कोड पे कार्य चल रहा है, कुछ दिन में वहां पे भी लागू हो जाएगा, बस कुछ ही दिन की बात है। ठीक, तो बात करते हैं किस राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू है, तो गोवा में लागू है। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बात कर लेते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा के बारे में देखिए, और कॉमन सिविल कोड अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में है, तो कॉमन सिविल कोड जो है वो अनुच्छेद नंबर 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। कॉमन सिविल कोड जिसे समान नागरिक संहिता या सीसीबी बोलते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं गोवा के बारे में। यहाँ पे गोवा लिखेंगे। अब वहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, हमारे देश का सबसे छोटा राज्य गोवा। अगर आपसे पूछे कि हमारे देश की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो भी आपके गोवा। ठीक, गोवा, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कैथेड्रल चर्च कहाँ पे है, कैथेड्रल चर्च कहाँ पे है, तो ये भी गोवा है, जो भारत का सबसे बड़ा चर्च है। और अगर आपसे पूछे कि मरमू गोवा बंदरगाह भारत की किस राज्य में है, मरमू गोवा बंदरगाह ये भारत की मरमू गोवा बंदरगाह किस राज्य में है, तो वो भी आपके किस राज्य में है, तो वो भी आपके गोवा राज्य में है। ठीक,
अब एक प्रश्न यहाँ पे आप लोग हमें बताएंगे कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में है, तो सर्वाधिक जो है वो प्रति व्यक्ति आय भी आपके गोवा में है। कहाँ पे? गोवा में। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे गोवा के बारे में। तो देख लीजिए, तो किस राज्य में समान सिविल कोड लागू है, तो गोवा वाले बीच पे गोवा में सबसे ज्यादा गोवा में समान सिविल कोड लागू है। और समान सिविल कोड किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में डीपीएसपी का ये टर्म है। ठीक, बात कर लेते हैं गोवा के बारे में। सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा है, सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा है। कैथेड्रल चर्च कहाँ पे है? गोवा में। मरमू गोवा बंदरगाह कहाँ पे है? गोवा में। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है गोवा का है। कौन सा? गोवा का। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। तो ये आप लोग नोट करेंगे कि अथर्ववेद को सभा और समिति की दो पुत्रियां कह करके संबोधित किया गया है। अब अथर्ववेद के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि तंत्र मंत्र संग्रहित वाला वेद कौन सा है, तंत्र मंत्र संग्रहित यानी कि इसमें किस चीज का संकलन मिलता है, तो तंत्र मंत्र के तंत्र मंत्र से संग्रहित वेद कौन सा है, तो वो आपके अथर्ववेद है। अगर आपसे पूछे कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो गोपत ब्राह्मण है। कौन सा? गोपत ब्राह्मण है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अथर्ववेद के बारे में। अगर आपसे पूछे कि अथर्ववेद को वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है, अगर आपसे पूछे कि अथर्ववेद को वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है, तो इसे ब्रह्म वेद भी कहा गया है। क्या कहा गया है? इसे ब्रह्म वेद भी कहा गया है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे वैदिक साहित्य में ब्रह्म वेद भी कहा गया है। अगर आपसे पूछे कि हमारे पास वेद कितने हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से वेद हैं हमारे पास, तो ऋग्वेद है, उसके बाद ऋग्वेद के बाद सामवेद, आप लोग ऋग्वेद के बाद आप लोग सामवेद याद रखेंगे। सामवेद है, सामवेद और यजुर्वेद है और फिर आपका अथर्ववेद है। तो इतने हमारे पास कितने वेद हैं, तो हमारे पास 4 वेद हैं। तो देखिए, जिसमें से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे नवीन वेद कौन सा है, वो अथर्ववेद है। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया, तो अथर्ववेद में कहा गया। तंत्र मंत्र संग्रहित वाला वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा? गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर आपसे पूछे कि अथर्ववेद को वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है, तो इसे ब्रह्मवेद कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्मवेद कहा गया है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। ये हमारे पास 4 वेद है, जिसमें से सबसे पुराना वाला जो वेद है ऋग्वेद है और सबसे नवीन वाला जो वेद है उसका नाम अथर्ववेद है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी किसने बनाया था। बढ़िया प्रश्न है, कई बार इल्तुतमिश से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी बनाया था। और कब बनाया था अगर आपसे पूछे, तो 1210 में। ठीक, अगर आपसे पूछे कि इल्तुतमिश किस वंश का शासक था, तो इल्तुतमिश जो है ये गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गुलाम वंश, जिसे दास वंश भी बोलते हैं, इसे दास वंश भी बोलते हैं। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही हम लोग मामलूक वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मामलूक वंश। अगर आपसे पूछे कि गुलाम वंश या फिर दास वंश या फिर मामलूक वंश की स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में इसकी स्थापना किया था। और बात करते हैं गुलाम वंश, दास वंश या फिर कौन सा मामलूक वंश की पहला शासक कौन था। अगर आपसे पूछे कि इसका पहला
शासक कौन बना था, तो वो भी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को और किस नाम से जाना जाता है? इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लाखों का दान करता था हर साल। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया था? वो अपनी राजधानी जब इसकी स्थापना करता है गुलाम वंश की, तो वो अपनी राजधानी बनाया था। तो वो अपनी राजधानी कहाँ पे बनाता है? तो वो अपनी राजधानी बनाता है लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में वो अपनी राजधानी बनाया। फिर लाहौर से राजधानी ले जाकर के इल्तुतमिश ने कहाँ कर दिया? दिल्ली कर दिया। ठीक, ये इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी 1210 में बनाया था। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश, जिसे दास वंश भी बोलते हैं, जिसे मामलुक वंश भी बोलते हैं, और इसका ये शासक था। गुलाम वंश, दास वंश या फिर मामलुक वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया, और पहला शासक इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनता है, और इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ पे अपनी बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इसकी स्थापना किया तो अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। फिर लाहौर से राजधानी ले जाकर के दिल्ली में स्थानांतरित किसने कर दिया? तो वो दिल्ली में स्थानांतरित किया आपके इल्तुतमिश ने। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे कि हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि गजलों का जनक किसे माना जाता है? गजलों का जनक किसे माना जाता है? तो वो भी अमीर खुसरो को। अगर आपसे पूछे कि सितार का जनक, सितार एंड तबले का जनक किसे माना जाता है? सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को। अगर आपसे पूछे कि उर्दू कविताओं का जनक किसे माना जाता है? उर्दू कविताओं का जनक किसे माना जाता है? तो उर्दू कविताओं का भी जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे अमीर खुसरो के बारे में। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे अमीर खुसरो के बारे में, अगर आपसे पूछे कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, अगर आपसे पूछे अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया इसके गुरु थे। कौन? निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। ये भी एक बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति थे, निजामुद्दीन औलिया। ठीक, ये अमीर खुसरो के गुरु थे। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे एक प्रश्न और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो एग्जाम में पूछा जाएगा, तुगलक, अगर आपसे पूछे कि तुगलक नामा की रचना किसने की? तुगलक नामा की रचना किसने की? तो तुगलक नामा की रचना अमीर खुसरो ने की। किसने? अमीर खुसरो ने तुगलक नामा की रचना की। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक। किसे? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है, सितार एंड तबले का जनक किसे कहा जाता है, या फिर उर्दू कविताओं का जनक किसे कहा जाता है, तो वो चीजें भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि तुगलकनामा के लेखक कौन है, तो अमीर खुसरो हैं तुगलकनामा के लेखक। और अमीर खुसरो के गुरु का नाम आप लोग नहीं भूलेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे पाया जाता है? तो भारत में कोयले का जो सर्वाधिक भंडार के बारे में बात करें, वो झारखंड राज्य में पाया जाता है। कहाँ पे? झारखंड राज्य में पाया जाता है। झारखंड का झरिया जो है कोयले के लिए बहुत फेमस है। कोयले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है? भूरा कोयला, जो कि पेट में ये प्रश्न पूछा गया है, तो भूरा कोयला जो है वो लिग्नाइट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, तो सबसे उच्च श्रेणी का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। क्या होता है? एंथ्रेसाइट सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है। कौन सा? एंथ्रेसाइट सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है। और जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग कितनी परसेंट पाई जाती है? 90%।
किसी भी कोयले में जितने अधिक कार्बन होगा वो उतने अधिक शुद्ध सोना होगा, शुद्ध कोयला होगा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, कोयले को ही क्या कहा जाता है, कोयले को यहाँ पे लिख लीजिए, सोना शब्द आ गया तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसे काला सोना भी कहा जाता है, कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि कोक का निर्माण किससे होता है, तो कोक का निर्माण जो है वो कोयले से होता है। किससे होता है, कोयले से कोक का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे कि कोयले किस चट्टानों में पाए जाते हैं, कोयले कहाँ से पाए जाते हैं, कोयले का निर्माण यहाँ पे लिख लेते हैं कहाँ पे पाया जाता है, तो कोयले जो है ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किस चट्टानों से बनते हैं, अवसादी चट्टानों से कोयले बनते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखिए, कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड राज्य में धनबाद, झारखंड का 2 एरिया फेमस है बहुत ज्यादा। एक तो झारखंड का झरिया, आप लोग याद रखेंगे, झारखंड का झरिया कोयले के लिए फेमस है, और एक धनबाद झारखंड का, ये कोयले के लिए 2 एरिया बहुत ज्यादा फेमस है। उसके अलावा भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो लिग्नाइट को कहते हैं भूरा कोयला। सबसे उच्च श्रेणी का कोयला किसे कहते हैं, तो एंथ्रेसाइट को कहते हैं सबसे उच्च श्रेणी का कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% लगभग होती है। अब बात कर लेते हैं कोक का निर्माण किससे होता है, तो कोक का निर्माण जो है वो कोयले से होता है। किससे, कोयले से होता है कोक का निर्माण। और कोयले का जो निर्माण होता है ये अवसादी चट्टानों से कोयले निकाले जाते हैं। तो इतनी प्रश्न को आप लोग, इतनी बातों को आप लोग हमारे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। और अपने सामान्य ज्ञान की जो जानकारी है आपकी सामान्य ज्ञान, उसको और भी प्रबल मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और ये वीडियो आपके सभी प्रश्नों के लिए, आपके सारे एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक आए हैं आप वीडियो देखते हुए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। और आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। खुशी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं होती।